आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 पार्ट सेकेंड यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि ये यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास तथा मद्रास में चावल। ये सभी किसने लगाई? अंग्रेजों ने फसल लगाने के लिए इंडियन लोगों को मजबूर करते रहे। ये तस्वीर एक कलमकारी कहाँ होती थी? आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा एक कलमकारी छपाई बनाई जाती थी। विलियम मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया जाता था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगता है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए यूरोप कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वाड़ नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वाड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। लेकिन जो नील की जो क्वालिटी थी और वाड़ के पौधे की जो क्वालिटी, उसमें नील की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए नील का पौधा उगाया जाता था। उनके नील की मांग ज़्यादा थी यूरोप में। बागान का मतलब होता है एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय के बागान, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया गया है। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वाड़ से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, इसलिए लोग नील को पसंद करते थे। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश नील की खेती करने लगे थे। अब दूसरे इलाकों में भी, मतलब दूसरे देशों में भी ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली नील की खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने लगाए गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी थी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। 1783 से 1799 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1788 तक कितना प्रतिशत था? 30%, जबकि 1810 तक ये 95% हो गया। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसरों और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे और समय बीतने के साथ कंपनी बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार थे। सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत 1791। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन किया था। बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतरे। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। नील की खेती
नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। एक था निज खेती और दूसरी थी रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज खेती में क्या करते थे? बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो वे जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और उस पर नील की खेती करते थे। मजदूर को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। निज खेती में क्या करते? या तो अपनी जमीन पे करते थे या पट्टे पे लेके जमीन करते, उसको कहते हैं निज निज खेती। निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, जहां वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ में लगे हुए थे। उन्होंने नील की फैक्ट्री इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटा दिया और इससे टकराव और तनाव भी पैदा हुआ। गुलाम का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हलों की जरूरत होती है। मतलब कहते हैं नील की खेती के लिए निज खेती में बहुत ज्यादा हलों की जरूरत पड़ती थी। 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन पर थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। मतलब 25% थी निज खेती के अंतर्गत और 75% थी रेती के अंतर्गत। बीघा बीघा का मतलब होता है जमीन की एक माप होती है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। रैयतों की जमीन पर निज की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह से समझौता करते थे। मतलब रैयती में क्या होते थे? बागान मालिक रैयतों के साथ समझौता कर देते, अनुबंध कर देते और या फिर मुखिया के साथ में रेती में करने के लिए बाध्य करते थे और अनुबंध पर दस्तखत कर लेते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ये किसमें होता था? रेती व्यवस्था में। बागान मालिक बीज और उर्वरक मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेतों को नया कर्ज मिल जाता था और यही चक्र दोबारा चलता रहता। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष करते थे। हम नील के बारे में बताया गया है, प्रोसेस वाट वाट का मतलब होता है एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि व्यवस्था कठिन है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती है वो बहुत कम थी और कर्जा तो बहुत ज्यादा होता था, जिसे वो चुका नहीं पाते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो मिट्टी से सारी पोषक तत्व खींच लेती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। ये तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तनों के साथ लड़ाई लड़ने लगी। समाज और जो मालिक बागान मालिकों के लिए काम करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई भी की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी, न तो वे नील की खेती करेंगे और न ही कर्ज लेंगे, न ही बागान मालिक के लठियारों से डरेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल गया है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठी यालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते हैं। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार का एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
और इस नोटिस के आधार पर लोगों को लिए खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने की हुक्म दे दिया है। एडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील विद्रोह में शामिल हो गए। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के लिए खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत था। नील आयोग बना था, उसका अध्यक्ष कौन था? W.S. सीटन कार ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। W.S. सीटन कार। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मशीनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियन द्वीप में दौरा किया और इस इलाके में तस्वीर ये मतलब नील की खेती के बारे में बताया गया है डायग्राम में। रेत का मतलब होता है किसान, महाल मतलब ग्राम समूह, नीज मतलब होता है बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, नीज। रेती मतलब रेतों की जमीन पर खेती, रेती। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 समाप्त होता है।